नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम न्यूज पंच और मैं हूं आपके साथ कृतिका। जहां न्यूज पंच में खबरें सिर्फ खबर नहीं रह जाती बल्कि पावरफुल इंपैक्ट के साथ आप सभी के सामने रखी जाती है। न्यूज पंच में हर खबर की तह तक जाया जाता है और यहां प्रेजेंटेशन के मिलता है एक नया अंदाज। फिर चाहे वो खबर देश से जुड़ी हो या फिर दुनिया से, राजनीति की हो या अर्थव्यवस्था की या फिर आम आदमी से जुड़ी, और खबर से जुड़े हर एक पहलू को पहुंचाने के साथ साथ ग्राउंड पर मौजूद अपने रिपोर्टर्स से भी जानते हैं खबर से जुड़ा हुआ एक एक अपडेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की प्रमुख खबरों के साथ और नजर डालते हैं टॉप लाइंस पर। तो सबसे पहली और प्रमुख खबर पश्चिम बंगाल से, जहां दीदी का घटता कुनबा और इस वक्त तृणमूल कांग्रेस का पुष्पा जो है वो इस वक्त गिरफ्तार हो चुका है। जी हाँ, जहांगीर की हम बात कर रहे हैं और जहांगीर को इस समय हिरासत में लिया जा चुका है। कई सारे मामले हैं और उन पर जो अपराध हैं, अपराधों की एक लंबी फहरिस्त है। कौन कौन से वो अपराध है बताएंगे विस्तार से, लेकिन इसके साथ ही दूसरी प्रमुख खबर उत्तर प्रदेश से, जहां अब ना लाइन और ना इंतजार, रजिस्ट्री अब सुपर फास्ट। जी हाँ, इसमें अब एक नई व्यवस्था योगी सरकार की तरफ से लागू की गई। आखिर कौन सी है ये नई व्यवस्था, बताएंगे विस्तार से इस खबर के बारे में भी। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर वो है इंडी गठबंधन को लेकर, जिसकी बैठक आज हुई और इस बैठक में क्या कुछ खास रहा। इसके साथ ही इंडी गठबंधन में जंग भी कहीं ना कहीं नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ तो एकता का संदेश, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो टीम है वो ही टूटती हुई नजर आ रही है, दरार पड़ रही है। और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने भी हमला बोला है। क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताएंगे विस्तार से। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ। पश्चिम बंगाल की सियासत में ममता बनर्जी के पार्टी पर संकट के बादल और गहरे होते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ चुनावी हिंसा के आरोपी टीएमसी नेता जहांगीर खान को नेपाल बॉर्डर से एसटीएफ ने दबोच लिया, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी के वरिष्ठ चेहरा सुखेंदु शेखर राय ने राज्यसभा सदस्यता छोड़कर टीएमसी को बड़ा राजनीतिक झटका दे दिया है। अब टीएमसी के जिस जहांगीर खान ने खुद को कभी पुष्पा बताया था और कहा था कि पुष्पा झुकेगा नहीं, वो इस समय है कानून के शिकंजे में। चुनावी हिंसा, रंगदारी, अवैध हथियार, जमीन कब्जाने से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग तक आरोपों की लंबी फहरिस्त है। उधर सुखेंदु शेखर राय का इस्तीफा सिर्फ एक पद छोड़ना नहीं, बल्कि टीएमसी की जो अंदरूनी कलह है और टूटता भरोसे का एक बड़ा संकेत इस समय माना जा रहा है। इन सब चीजों को देखते हुए सवाल ये उठा है कि क्या टीएमसी का गणित बिगड़ रहा है और क्या ममता बनर्जी का कुनबा बिखर रहा है। जानेंगे अपडेट अपने सहयोगी से, उससे पहले आपको दिखाते हैं गिरफ्त में टीएमसी का पुष्पा। तो आपको बता दें कि टीएमसी का जो कुनबा है वो इस समय कहीं ना कहीं और कम होता हुआ नजर आ रहा है। स्पेशल टास्क फोर्स ने पुष्पा को पकड़ लिया है, हिरासत में लिया है और वो नेपाल भागने की ताक में था, और लेकिन जैसे ही जानकारी इसकी लगी तो टीएमसी ने उसे वहां से पकड़ा। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि नेपाल बॉर्डर से उसको गिरफ्तार किया गया। भागने की फिराक में था जहांगीर और उसको इस समय हिरासत में लिया जा चुका है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि फलता चुनाव हिंसा मामले में ये एक्शन एसटीएफ की तरफ से लिया गया, स्पेशल टास्क फोर्स की तरफ से। और इस मामले में ये एक्शन चुनाव के बाद में हिंसा फैलाने का आरोप जहांगीर के ऊपर है। और इसके साथ ही रंगदारी वसूली के भी कई सारे गंभीर आरोप जहांगीर के ऊपर लगे हुए हैं। तो फिलहाल एसटीएफ ने वो नेपाल बॉर्डर से उसे गिरफ्तार किया, नेपाल बॉर्डर पर वो पहुंचा हुआ था और नेपाल भागने की फिराक में था। लेकिन इसकी अगर कुंडली की बात करें तो क्या कुछ है जहांगीर की पूरी क्राइम कुंडली, वो भी एक बार आपको दिखाते हैं। क्योंकि जहांगीर खान की क्राइम कुंडली की अगर हम बात करें तो 7 से ज्यादा आपराधिक मामले जो हैं वो उसके नाम पर दर्ज है। ईवीएम छेड़छाड़ का आरोप उसके ऊपर है। इसके साथ ही 7 एफआईआर दर्ज है। रंगदारी वसूली में नाम उसका सामने है। हत्या के प्रयास के आरोप में भी उसके ऊपर मामला दर्ज है। अवैध हथियार का आरोप उसके ऊपर है कि वो अवैध हथियार रखता है। जमीन कब्जाने का आरोप है उसके ऊपर, और साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग केस से भी उसका नाम जुड़ा हुआ है। तो जो पूरी क्राइम कुंडली है वो छोटी मोटी नहीं है, एक लंबी फेहरिस्त है उसकी क्राइम कुंडली की। जो इससे पहले अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं सत्ता का संरक्षण उसे मिला हुआ था, लेकिन जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, सत्ता परिवर्तन होते ही कार्रवाई इस समय हो रही है। और ऐसे में जहांगीर जो कभी ये कहता था कि वो पुष्पा है और वो झुकेगा नहीं, अब आज कानून के शिकंजे में वो आ चुका है। कई सारे मामले उसके ऊपर दर्ज हैं और नेपाल भागने की वो फिराक में था
ताकि एक बार वो नेपाल निकल जाए और फिर हिरासत में ना आए, शिकंजा उस पर कस ही ना पाए। तो ऐसे में लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। एसटीएफ की टीम वहां पहुंची और उसे गिरफ्तार किया गया। लेकिन इसके साथ ही जहां एक तरफ टीएमसी के नेता को गिरफ्तार किया गया, वहीं दूसरी तरफ ममता का जो कुनबा है वो भी लगातार घटता जा रहा है, क्योंकि एक एक करके कई सारे जो उनके विधायक है वो भी दूरी बना रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही जो सांसद है वो भी दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। शुभेंदु शेखर राय ने इस्तीफा दे दिया है अपने पद से, राज्यसभा सदस्यता उन्होंने छोड़ दी है और इसके साथ ही सभापति को अपना जो त्याग पत्र है वो सौंप दिया है। सभापति के अलावा ममता बनर्जी को भी उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है, भेज दिया है और सिद्धांतों के लिए पार्टी छोड़ी है, ये बात उनकी तरफ से कही गई। लेकिन उसके साथ ही उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर कई सारे गंभीर आरोप भी लगाए हैं। सीधे तौर पर उनकी तरफ से कहा गया कि पार्टी पर जो भरोसा था इतने सालों का वो अब खत्म हो चुका है। जनता से पार्टी जो है वो पूरी तरह से कट चुकी है। जनता के ऐतिहासिक जनादेश को स्वीकारा और कार्यकाल पूरा किए बिना ही वो अपना पद इस समय छोड़ दिया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सुखेंदु का 2029 तक का कार्यकाल था, लेकिन उससे पहले ही 2026 में ही उन्होंने अपने पद से और साथ ही राज्यसभा की जो सीट है वहां से इस्तीफा दे दिया है। तो एक साथ अगर हम देखें तो 2 झटके ममता बनर्जी को। हालांकि इससे पहले झटकों की भी फेरिस्त लंबी है, क्योंकि इससे पहले भी जो उनके साथ के जो विधायक हैं वो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की बैठकों से दूरी बनाते हुए नजर आए थे। तो ये कहा जा सकता है कि ममता बनर्जी का जो कुनबा है वो लगातार घट रहा है। जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, सबसे पहले जो उनके विधायक थे वो दूरी बनाते हुए नजर आए और अब एक एक करके जो सांसद हैं वो भी दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में सुखेंदु शेखर राय पर के इस्तीफे पर नेता प्रतिपक्ष ऋतव्रत बनर्जी ने क्या कुछ कहना है वो एक बार आपको सुनाते हैं। नंबर ऑफ एमपी से बात जो जैसे हुआ है सभी दिल्ली में है, तो पार्लियामेंट्री पार्टी का मेंबर है सब लोग। तो पार्लियामेंट्री पार्टी का मेंबर 10, 15, 16, 17, 18 लोग अगर एक साथ बैठना चाहते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बैठे हैं, अगर बैठे हैं तो अच्छा है। हम लोग में बांग्ला में जो बात का जिक्र किया था कि हम लोग बंगाली में जो इच्छा कहते हैं, तो इच्छा का जो यूनिटी होता है बहुत ज़रूरी है। कलकत्ता से दिल्ली तक ट्रैवल कर चुका है। तो सीधे तौर पर बागी सांसदों के साथ बातचीत हुई, लोकसभा सांसदों के साथ बैठना गलत नहीं है, तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ दत्ता इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। सौरभ, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट आपके पास में? सबसे पहले जानना चाहेंगे कि किस तरीके से ममता बनर्जी का जो कुनबा है, जो उनकी टीम है, जैसे ही सत्ता परिवर्तन होता है तुरंत अब उनकी टीम कहीं ना कहीं बिखरती हुई नजर आ रही है। टीएमसी के अंदर अंदरूनी कला जो अब खुलकर सभी के सामने है। देखिए, सुखेंदु शेखर राय जो आज उन्होंने धमाका किया इस्तीफा देकर, और उसके बाद अभी जो लेटेस्ट जो अपडेट है वो लेटेस्ट अपडेट ये है कि अभी सुखेंदु शेखर राय के हाजिर मौजूदगी में जो बागी सांसद है वो बैठक कर रहे हैं। और जो तस्वीर हमारे पास है हम देख रहे हैं कि उसमें शर्मिला सरकार है, प्रसून बनर्जी है जो हावड़ा से एमपी है, यहाँ पर जगदीश बासुनिया दिख रहे हैं, अरूप चक्रवर्ती दिख रहे हैं, पार्थो भौमिक है, कालीपद सोरेन है। तो ऐसे बहुत सारे सांसद हैं जो बागी विधायक, जब ममता बनर्जी इंडी जोट के बैठक में है तभी बागी जो सांसद है वो बैठक कर रहे हैं दिल्ली के एक जगह पर, एक घर पर, एक बंगलों पर। और वहाँ पे भीतर काकोली घोष दस्तीदार, शर्मिला सरकार, जगदीश बासुनिया, प्रसून बनर्जी, ये सब जो सांसद है, कालीपद सोरेन, ये सारे सांसद उनको देखा जा रहा है तस्वीरों में। 11 से 12 सांसद है और सुखेंदु शेखर राय भी वहाँ पे मौजूद है। तो एक कहीं ना कहीं जाके टीएमसी पहले विधायक के बाद अब सांसद भी ममता बनर्जी के साथ छोड़ रहे हैं। और संख्या तो अभी तो 12 देखा जा रहा है तस्वीरों में कि 12 सांसद है जो लोकसभा के सांसद है। और ये लोकसभा के सांसद जो चाहते हैं, हम जो हवाला के जरिए जो खबर आ रही है कि ये चाहते हैं कि राज्य जैसे ये पश्चिम बंगाल असेंबली में स्पीकर रथिन्द्रनाथ बोसु के पास जैसे चिट्ठी दिया गया था कि ऋतव्रत बनर्जी को वो एलओपी मानते हैं, वैसे ही संसद में भी स्पीकर ओम बिरला के पास एक चिट्ठी ये सारे सांसद हस्ताक्षर करके दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए 18 से 19 सांसद लगेंगे। तो वही संख्या जुटाने में वो लगे और वो दावा कर रहे हैं कि उनके पास वो संख्या है। कृतिका, इसके साथ ही सौरभ, अगर बात करें टीएमसी की, तो टीएमसी को एक के बाद एक झटके भी लग रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनके नेताओं पर कहीं ना कहीं कानूनी शिकंजा भी कसता नजर आ रहा है। जहांगीर की हम बात करें, जो खुद को टीएमसी का पुष्पा बता देते कि वो झुकेंगे नहीं, लेकिन अब इस समय कानून के शिकंजे में, और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 7 से ज्यादा आपराधिक मामले उन पर दर्ज हैं। सौरभ,
कृतिका, देखिए कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अपनी पार्टी के एक प्रशिक्षण शिविर में उन्होंने एक बात कही। वो बात आज काफी इम्पोर्टेंट है, अहम है। जहांगीर खान के अरेस्ट के बाद उन्होंने कहा कि जहां ममता बनर्जी की शासनकाल में वो जहां भी हाथ दे रहे हैं वहीं से भ्रष्टाचार की बू आ रही है। और ऐसे स्थिति है, ऐसा हालात है कि ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड जहां पर शपथ ग्रहण हुआ था, एक बड़ा मैदान है, वहां पर जेल बनाना पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे लोग आरोपी हैं। 3 लाख पुरुष लक्ष्मी भंडार के लाभार्थी है। जो विडो के लिए जो पेंशन है, भत्ता है, वो भी पुरुष लेते थे। और दूसरी तरफ है जहांगीर खान, शौकत मोल्ला, जिनका तो अलग ही रुआब था। वो डायमंड हार्बर के मॉडल डायमंड्स, अगर सलीम और भी सारे जो विधायक है वो है, तो कोहिनूर था जहांगीर खान। और जहांगीर खान के खिलाफ पहला आरोप 2019 साल में था, लेकिन कभी उनको कोई छू नहीं पाया। 2019 में हाईकोर्ट से भी उनको कानूनी संरक्षण मिला था। यहाँ पर री इलेक्शन से पहले भी, इलेक्शन के टाइम भी उनको एक कानूनी संरक्षण मिला था। लेकिन 26 में कलकत्ता हाईकोर्ट ने जैसे ही वो सारे संरक्षण हटा लिए, तो जहांगीर खान को अरेस्ट करने में कोई बाधा नहीं था। तो इसी के चलते राज्य पुलिस और बंगाल पुलिस ने, राज्य पुलिस और एसटीएफ ने मिलकर नेपाल सीमाना से, नेपाल के करीब, बंगाल से सीमांत से सटे हुए नेपाल के करीब से उनको गिरफ्तार किया गया है। कहा जा रहा है कि वो नेपाल भागने की कोशिश में थे, फिराक में थे, और उनके खिलाफ हत्या की आरोप है, उनके खिलाफ रंगदारी वसूली की आरोप है, पोस्टफुल वायलेंस की आरोप है। लेकिन कभी इतने सारे आरोप है, लेकिन कभी उनको ममता सरकार के शासनकाल में कभी उनको दिक्कत नहीं हुआ। पुलिस उनके घर तक नहीं गया, पुलिस करने भी उनको पूछा तक नहीं कि आपके खिलाफ ऐसे आरोप आ रहे हैं। लेकिन जैसे सत्ता बदला, भाजपा की सरकार आई, तो और गुंडों की तरह जहांगीर खान भी पुष्पा से फ्लावर बन गए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए सौरभ, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ चलिए रुक करते हैं अब हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का, जहां आपको बता दें कि अगली खबर यूपी से, जहां अब आपको रजिस्ट्री के लिए घंटों की लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। जी हां, अब इसके लिए योगी सरकार लेकर आई है डिजिटल रिवॉल्यूशन का नया मॉडल। संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक बनाने की दिशा में ये बड़ा कदम यूपी सरकार की तरफ से उठाते हुए ई पंजीकरण मॉड्यूल को लागू कर दिया गया है। और इस नई व्यवस्था के तहत विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद और जो अन्य अधिकृत संस्थाएं हैं, उनकी योजनाओं में आवंटित संपत्तियों की रजिस्ट्री प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से अब कराई जा सकेगी। इसके साथ ही इस व्यवस्था से सीधा फायदा होगा कि आवंटियों को रजिस्ट्री दफ्तर के जो लगातार कई सारे चक्कर काटने पड़ते हैं, अब वो नहीं काटने पड़ेंगे, उसमें राहत मिलेगी। स्टाम्प खरीदने के लिए और रजिस्ट्री शुल्क देने के लिए भी अब झंझट जो है वो पूरी तरह से खत्म हो गया है। अब इसका जो पैसा है, जो शुल्क है, वो आप ऑनलाइन दे सकते हैं। साथ ही इससे जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स जानेंगे अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं योगी सरकार का बड़ा धमाका। तो लंबी लाइनों की जो टेंशन है वो इस समय अब कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी है। योगी सरकार की तरफ से ये बड़ा धमाका, जहां जमीन और मकान रजिस्ट्री पर ये नई व्यवस्था ई पंजीकरण मॉड्यूल जो है वो लागू किया जा रहा है। और अब इसके जरिए कहीं ना कहीं जो रजिस्ट्री की जो पूरी प्रक्रिया है वो इसके जरिए ऑनलाइन हो सकेगी, बेहद ही आसान हो जाएगी। घंटों जो लाइन में लगना पड़ता था वो अब नहीं लगना पड़ेगा। स्टाम्प खरीदने का जो झंझट है वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप ऑनलाइन ही जो स्टाम्प का शुल्क है वो आप पे कर सकते हैं। रजिस्ट्री शुल्क से भी कहीं ना कहीं निजात मिल जाएगी। रजिस्ट्री का जो शुल्क है वो भी आप ऑनलाइन इसमें जमा कर सकते हैं। तो सीधे तौर पर जो घंटों लाइनों में लगना पड़ता था, अब वो नहीं लगना पड़ेगा। अब ऑनलाइन ही ये सारी जो प्रक्रिया है वो अब ऑनलाइन ही हो जाएगी। इसके साथ ही जो रजिस्ट्री प्रक्रिया है वो भी बेहद आसान है, क्योंकि इसमें अगर हम देखें तो जो संस्था है वही अधिकृत अधिकारी को ऑनलाइन नियुक्त करेगी। इसमें एक बड़ी बात इसमें ये हम आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो संस्था है वो तो अधिकृत अधिकारी को नियुक्त करेगी ही ऑनलाइन के लिए, लेकिन इसके साथ ही जो दस्तावेजों की जो मंजूरी है वो भी सब ऑनलाइन हो जाएगी। और स्टाम्प और रजिस्ट्री और जो तमाम जो हमें कई बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, उसके अब चक्कर आपको नहीं लगाने पड़ेंगे, ऑनलाइन होगा। अब आधार कार्ड और आधार जो ई-KYC है वो भी अब ऑनलाइन हो जाएगा सत्यापन। फोटो डिजिटल सिग्नेचर होंगे इसके जरिए, वो अनिवार्य कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी बेहद जरूरी है, यूं कहें कि कंपलसरी। सत्यापन के बाद में ई दस्तावेज आप भेजे जाएंगे उप निबंधन को, और ऑनलाइन दस्तावेज प्रेक्षित पोर्टल पर सुरक्षित भी रहेगा और जो डिजिटल रिकॉर्ड है वो भी रहेगा। तो ऐसे में एक नई व्यवस्था रजिस्ट्री से जुड़ी हुई ये लागू की जा रही है। लेकिन इसके साथ ही जो आप और हमारे जैसे लोग हैं, जो आम लोग हैं, उनको किस तरीके से फायदा मिलेगा इस नई व्यवस्था से, वो भी आपको बता देते हैं।
क्योंकि इस नई फायदा से अगर हम देखें तो नामांतरण की जो पूरी प्रक्रिया है वो बेहद ही आसान होगी, तेज हो जाएगी, असली मालिक की पहचान तेज होगी, आसान, और साथ ही सरकारी रिकॉर्ड भी जल्द से जल्द अपडेट हो जाएंगे, क्योंकि जब सारी चीजें ऑनलाइन होंगी तो ऑनलाइन में अपडेशन भी बेहद जल्दी हो जाएगा। और विवादित जो संपत्तियां हैं उनका भी पूरा ब्यौरा आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा। स्टाम्प और रजिस्ट्री शुल्क का जो पेमेंट है वो भी आप ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। इसके लिए आपको घंटों जो लंबी लाइनों में लगना पड़ता था वो आपको नहीं लगना पड़ेगा, और आपका पेमेंट और ज्यादा सुरक्षित भी होगा इसके जरिए। सत्यापन का समय और पैसे की बचत दोनों ही चीजों में आपको होंगी, और साथ ही डिजिटल, सरल और पारदर्शी ये पूरी प्रक्रिया। तो सीधे तौर पर आम आदमी का समय बचाने के लिए और पैसे की इसमें बचत होगी। अब आप कहीं ना कहीं जो पूरी प्रक्रिया है वो आप ऑनलाइन ही कर सकते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी विकास इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। विकास, एकदम आसान भाषा में हम समझना चाहेंगे कि इस नई व्यवस्था से जो आम लोग हैं उनको किस तरीके से फायदा मिलेगा। विकास, देखिए, इससे हम कह सकते हैं कि आम आदमी के जीवन को आसान बनाना, थोड़ा सरलीकरण कर देना इस व्यवस्था को, ये एक नई क्रांति होगी। आवास विकास हो, विकास प्राधिकरण हो या जो भी अथॉरिटी हो, इन पर अगर आप मकान लेते हैं, भूखंड लेते हैं, व्यावसायिक भूखंड या व्यावसायिक जमीन खरीदते हैं, इन सब चीजों के लिए आपको अब रजिस्ट्रार ऑफिस में दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। आपको सीधे अथॉरिटी ऑनलाइन वहां पर आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी, आपको वहां जाना पड़ेगा और फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी। इसके लिए साथ साथ इससे पहले जो तमाम प्रक्रियाएं होती हैं रजिस्ट्री के पहले की, वो भी ऑनलाइन प्रक्रिया चालू है उत्तर प्रदेश में, कि अगर कोई चीज निकलती है, कोई आवास निकलते हैं, उनके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन शुल्क जमा कर सकते हैं। अगर आपका अलॉटमेंट इसमें हो गया तो आप अथॉरिटी से ही आपको लीज वहां पे तैयार की जाएगी, जो भी नियम शर्तें होती हैं वो सारी चीजें वहां पे तैयार कर। इससे पहले होता था कि प्राधिकरण का एक अधिकारी आपके साथ जाता था रजिस्ट्रार ऑफिस लेके, वो वहां पर शर्तनामा, वहां पर जो भी रजिस्ट्री कराई जाती थी वो सारी प्रक्रिया वहां पे होती थी। तो उसके लिए आपको अलग से समय लेना पड़ता था, आपका समय बर्बाद होता था। वो सारी प्रक्रिया अब नहीं करनी पड़ेगी आपको। आवास विकास अथवा विकास प्राधिकरण की जो भी जमीन मकान है उनका वहीं से रजिस्ट्री हो जाएगी। इसके लिए लोगों को परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। साथ साथ तमाम सारी जो बड़ी चीजें इसमें निकलकर जो सामने आ रही हैं वो है कि जो आपका जो भी लिखा पढ़ी हो रही है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उनका जो है सत्यापन हो जाएगा, डिजिटलीकरण हो जाएगा, तो वो भी एक नंबर की हर चीज रहेगी, उसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी। आगे के लिए आप सारी चीजें ऑनलाइन रहेंगी, आपके डॉक्यूमेंट से लेके आपका वेरिफिकेशन तक सारी चीजें आपकी सत्यापित हो जाएंगी ऑनलाइन। ये बेहतर चीज है और आने वाले समय के लिए ये कहेंगे कि लोगों के लिए ये बड़ी सुविधाजनक है। लोगों को परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी, अब आसान तरीके से हो जाएगा। जो लंबी लाइनें, लंबी वेटिंग होती हैं, उन सब चीजों के झंझट से छुटकारा मिल जाएगा आपको। ये आम आदमी के लिए बड़ी राहत है, पूरे उत्तर प्रदेश वासियों के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात है, हर आदमी का सपना होता है कि वो आवास विकास या विकास प्राधिकरण के थ्रू या अथवा सरकारी जो योजनाएं हैं उनमें अपना मकान या जमीन खरीदे, क्योंकि वो उसके लिए हमेशा के लिए सबसे सुरक्षित चीज होती है। और ऐसे में सरकार की तरफ से ये प्रक्रिया को आसान कर देना, इसे ऑनलाइन कर देना आम आदमी के लिए एक बड़ी सहूलियत है, बड़ी राहत है। जी बिल्कुल। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो इसमें समय और पैसे दोनों की बचत होती हुई भी नजर आ रही है। विकास जी बिल्कुल, आप इसके लिए आपको अतिरिक्त समय करना पड़ता था, अतिरिक्त समय देना पड़ता था। अथॉरिटी का ऑफिस कहीं और होता था, रजिस्ट्रार का ऑफिस कहीं और होना था, उसके लिए आपको वकील करना पड़ता था, स्टाम्प खरीदने पड़ते थे, इन सारी स्टाम्प पे टाइपिंग करवानी पड़ती थी। ये सारी चीजें अब एक जगह पे एक हो जाएगा, प्राधिकरण से ही हो जाएगा। तो बिल्कुल आपके समय की बचत होगी, व्यर्थ के पैसे नहीं जाएंगे आपको सहूलियत मिलेगी और सबसे बड़ी बात है सुरक्षा भी मिलेगी आपको। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए विकास। और डीडी न्यूज में न्यूज मंच में खबरों का सिलसिला लगातार जारी, लेकिन इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ। गंभीर हार्ट अटैक के बाद रीवा के जिला अस्पताल में भर्ती मऊगंज के गोविंद लाल तिवारी को इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से भोपाल भेजा गया। वहीं संदीप सिंह को किडनी फेलियर और सांस की तकलीफ से बचाने के लिए सिंगरौली से भोपाल भेजा गया। ये सब कुछ संभव हो पाया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कुशल नेतृत्व में मध्य प्रदेश में संचालित पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा से, जो रोगियों के लिए वरदान बन गई है। मई 2024 से प्रारंभ हुई इस सेवा से 140 से अधिक लोग हुए लाभान्वित।
आयुष्मान कार्ड धारकों को एयरलिफ्ट से लेकर प्रदेश के अंदर और बाहर सभी आयुष्मान मान्यता प्राप्त अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा। गैर आयुष्मान श्रेणी के मरीजों का प्रदेश के अंदर सशुल्क एयरलिफ्ट और शासकीय अस्पतालों में इलाज। सड़क हादसे, औद्योगिक दुर्घटना या प्राकृतिक आपदाओं के घायलों के लिए भी मुफ्त एयर एम्बुलेंस की सुविधा। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा घोषित गरीब से गरीब आदमी की जान बचाने के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा की जो सौगात दी गई है वो एक बार फिर हमारे लिए लाभकारी सिद्ध हुई है। कई सारे लोगों की हमने इस तरह से जान भी बचाई है और मदद भी की है। हमारी सरकार गरीब से गरीब आदमी के जीवन में ये मदद करने के लिए तत्पर है। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस योजना को चला करके गरीबों के लिए एक वरदान सिद्ध साबित किए। पीएम श्री एयर एम्बुलेंस में प्रशिक्षित डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्षी दलों के साझा मंच इंडी गठबंधन की आज महत्वपूर्ण बैठक हुई और करीब 2 साल बाद हुई इस बैठक की अगर हम बात करें तो ये काफी महत्वपूर्ण है अपने आप में, क्योंकि हाल ही के जो राजनीतिक घटनाक्रम रहे और इसके साथ ही कई राज्यों में जो चुनावी झटके मिले इंडी गठबंधन को, उसके बाद अब इंडी गठबंधन के सामने है अपनी एकजुटता और रणनीति को नए सिरे से परिभाषित करने की चुनौती। इसके साथ ही इस बैठक में कई प्रमुख चेहरे आज नजर आए हैं और जैसा कि आप तस्वीर के माध्यम से देख भी रहे हैं। अब ऐसे में लेकिन विपक्षी एकता की अगर हम बात करें तो विपक्षी एकता के इस प्रदर्शन के बीच कुछ प्रमुख दलों की अनुपस्थिति भी आज कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बनी हुई है। जहां विपक्ष एकता दिखाने की कोशिश में जुटा है तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने हमला बोलते हुए कहा कि गठबंधन के भीतर गहरे मतभेद है। जानेंगे अपडेट्स अपने सहयोगी से, उससे पहले आपको दिखाते हैं इंडी गठबंधन में मंथन। तो आपको बता दें कि इंडी गठबंधन में ये मंथन जहां कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आज ये मीटिंग हुई और इस बैठक में कई विपक्षी नेता शामिल होते हुए आज नजर आए हैं। जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से इस समय हम आपको दिखा भी रहे हैं कि लाइन से कई सारे नेता इसमें नजर आ रहे हैं और बैठक से हालांकि अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी और डीएमके कहीं ना कहीं दूरी बनाती हुई नजर आई है। इस बैठक में डीएमके और आम आदमी पार्टी शामिल नहीं हुई और बैठक से पहले दिल्ली में एक पोस्टर भी नजर आया और इस पोस्टर के सहारे कहीं ना कहीं कांग्रेस पर हमलावर होते हुए नजर आया और राहुल गांधी को कमजोर नेता इन पोस्टर के जरिए बताया गया है। लेकिन सीधे तौर पर जहां एक तरफ ये बैठक वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी या यूं कहें कि एनडीए तंज कसती हुई नजर आई। क्या कुछ कहना है एनडीए के नेताओं का, वो भी आपको सुनाते हैं। इंडी अलायंस में कभी भी कोई मिशन या विजन नहीं रहा, केवल कंफ्यूजन और डिवीजन रहा। और चाहे ये पार्टीज एक साथ एक मंच पर आ भी जाए, दल तो मिल जाते हैं, पर जैसे स्टेटमेंट उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ दिए हैं, जो पोस्टर पर दिखाई दे रहे हैं, उससे दिल कभी नहीं मिल सकते। तो ये लोग अलायंस ऑफ कन्वीनियंस बता सकते हैं, पर ये अलायंस ऑफ कन्विक्शन नहीं है। और इसीलिए हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से डीएमके से धोखा किया, तो डीएमके इस अलायंस मीटिंग में नहीं आ रही है। लेफ्ट पार्टीज ने तो लेटर लिख दिया कांग्रेस पार्टी को कि राहुल गांधी के जिस प्रकार के स्टेटमेंट, और आम आदमी पार्टी तो बोलती है कि कांग्रेस सिर्फ यूज एंड थ्रो करती है क्षेत्रीय दलों को। इंडी अलायंस में ही दरारें देखने को मिल रही हैं। कांग्रेस ने अपने पुराने ईमानदार सहयोगी के साथ सत्ता की लालच में जिस तरीके से धोखा देने का काम किया, स्वाभाविक है डीएमके जैसी पार्टियां उससे दूरी रखेंगी। ताजुब तो मुझे ममता जी का है, ये वही ममता बनर्जी जी हैं जिनके बारे में जिस तरीके से राहुल गांधी जी के द्वारा बंगाल चुनाव के दौरान अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया था। ये अलायंस कहीं ना कहीं एक समझौता है, एक दूसरे की बुराइयों को छुपाने के लिए। ये सब उसका उचित तो कुछ बचा ही नहीं, इंडी है ही नहीं जोट, तो उसका बैठक क्या होगा। ममता बनर्जी कभी नहीं जाती, आज मजबूरी में जा रही हैं। जिनके साथ उनके पार्टी के सांसद विधायक नहीं है, वो दूसरे पार्टी के साथ जा क्या करेंगे। तो इंडी गठबंधन की तरफ से सीधे तौर पर इस बैठक को लेकर हमला बोला गया, लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो कई सारे ऐसे दल हैं जो जैसे ही इंडी गठबंधन में आते हैं और अगले चुनावों में वो हार जाते हैं, और खासतौर पर जो रीजनल पार्टियां हैं, जिसमें अगर शिवसेना की बात करें तो शिवसेना जो उद्धव गुट है, जैसे ही इंडी गठबंधन में शामिल होता है तो वो चुनाव हार जाता है। आम आदमी पार्टी है
तृणमूल कांग्रेस है, आरजेडी है, डीएमके है, ऐसी कई सारी पार्टियां हैं, लेफ्ट है, एनसीपी है। ये तमाम वो राजनीतिक दल हैं जो जैसे ही इंडी गठबंधन के साथ आते हैं तो जो अगले चुनाव होते हैं उसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ता है। तो कहते हैं कि गठबंधन जो है वो एकता दिखाता है, लेकिन इस एकता का कहीं ना कहीं काफी नुकसान रीजनल पार्टियां हैं उनको भी इस समय उठाना पड़ा है। तो आज ये अहम बैठक हुई, लेकिन इस अहम बैठक के बाद अगर हम देखें तो अब से कुछ ही देर में इंडी गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है, उस पर भी नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। लेकिन कुल मिलाकर ये जरूर नजर आ रहा है कि जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी है या डीएमके है, जो पार्टियां दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वहीं कांग्रेस की तरफ से दावा किया गया कि 23 राजनीतिक दल जो आज इस बैठक में शामिल हुए, क्योंकि आज की इस बैठक में कई सारे बड़े चेहरे नजर आए हैं, जिसमें तेजस्वी यादव की हम बात कर सकते हैं। इसके साथ ही बात अगर अखिलेश यादव की करें, कांग्रेस के जो प्रमुख चेहरे जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये तमाम वो चेहरे जो आज इस अहम बैठक में नजर आए। महबूबा मुफ्ती इस बैठक में नजर आती हैं। तो ऐसे कई बड़े चेहरे आज नजर आए। हालांकि आज की बैठक का क्या कुछ निष्कर्ष रहा है, ये अब से कुछ ही देर में हम सभी के सामने भी होगा। तो सीधे तौर पर इस पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।